जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सर्वर का सलाम है। मैं सनून कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करें। हम तो आज तक सुनते आए कि कानून का दिल नहीं होता। कानून ने तो हमें दिखा दिया कि कानून का दिल ही होता है, बल्कि कानून की तो बीवी भी होती है। हम आज तक अपने मसाइल के लिए कभी इस्टेब्लिशमेंट को, कभी जमहूरी जमातों को, दीगर अदारों को, निज़ाम को, सिस्टम को ज़िम्मेदार करार देते रहे। लेकिन आज हमारे सामने एक अजीब चीज आ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाते हैं, और जब हलफ का टाइम होता है खड़े होकर हलफ देने का, तो अपनी बीवी को बुलाते हैं और साथ खड़ा करके हलफ देते हैं। उसका मतलब क्या है? वो कानून की पासदारी का हलफ दे रहे थे या बीवी की वफादारी का हलफ दे रहे थे? उनका हलफ ये था कि उन्होंने आईने पाकिस्तान पे चलना है, या वो ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने बीवी की ख्वाहिशात पे चलना है। एक जस्टिस साहब की सास की एक कॉल में कुछ चंद अल्फाज आ गए, और सास का रिश्ता जाके तीसरे दर्जे का बनता है। पहला बीवी से होता है, दूसरा ससुर से, और तीसरा जाके सास से बनता है। और उस इशू को इतना उठाया गया और इन्होंने दुराने हलफ बरमला अपने साथ खड़ा कर लिया। उसके बाद करोड़ों अवाम इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। करोड़ों अवाम इस वक्त बलबला रही है अपने हकूक के लिए, और बुनियादी हकूक से उनको दूर कर दिया गया है। हक के राहे दही से उनको महरूम कर दिया गया है। उनके ऊपर टैक्स की भरमार कर दी गई है। उनके लिए जिंदगी को इतना तंग कर दिया गया है कि जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है। मुझे कुछ दिन पहले कोई मसला दरपेश है, तो चंद दोस्तों से रब्ता किया, और मैंने उनसे जिसको भी हाल हवाल पूछ रहा हूं, तो वो ये कह रहा है कि यार किचन में भी कुछ नहीं और घर में बिल पड़ा है। जिसको पूछ रहे बिल पड़ा है, बिल पड़ा है, बिल पड़ा है। अवाम किधर देख रहे हैं? इन चीजों को किसने देखना है कि ये नाजायज टैक्सेस किसने लगाए हैं? इंसाफ करने वाला जो सबसे बड़ा अदारा है, वो सारे का सारा जेलें भरी हुई हैं मुलजिमों से, जिनकी अपीलें यहां पेंडिंग है। इसी तरह जमीनों के, जायदादों के मुकदमात लाखों की तादाद में वहां पड़े हुए हैं, और वो इकट्ठे होके किस बात का तयन कर रहे हैं कि हमने काम को करना कैसे है। ये मिसाल ऐसे होगी कि पटवारी साहब थे, अपने बच्चों को साथ लेके, पुराने दौर की बात है, वो जा रहे थे, आगे नदी आ जाती है। बीवी कहती है कि अब देखो, इस नदी में से गुजरना है, तो क्या ये बच्चे डूब तो नहीं जाएंगे? तो उसने स्टिक पकड़ी, ले जाके जगह जगह मापने लगा पानी को। कहीं 1 फुट है, कहीं 2 फुट है, कहीं 3 फुट है, और कहीं 4 फुट है। उसको जमा तफरीक करके उसकी औसत निकाली, उसने 2.25 फुट। और जो सबसे छोटा बच्चा था, उसका कद नापा तो हुआ 2 फुट। उसने कहा जी औसत बनती है 2.25 फुट, तो सबसे छोटा बच्चा है 2 फुट का, लिहाजा सारे गुजर सकते हैं। जब वो गुजरने लगे, तो जहां वो आया ना 3 से 4 फुट पानी, तो बच्चे पानी में बह गए छोटे। बीवी ने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि बच्चे पानी में बह गए। उसने जेब से पेंसिल निकाली, कागज पकड़ा, दोबारा हिसाब करना शुरू कर दिया। दोबारा हिसाब करके बीवी को कह रहा है कि तू झूठ बोल रही है, मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता, मेरी औसत कह रही है कि बच्चे गुजर सकते हैं। वो कह रही कि वो बह रहे हैं, वो दूर चले गए, वो डूब रहे हैं, और उनकी जिंदगियों को खतरा है। वो आगे से कह रहा है तेरा दिमाग ठीक है, मैंने पानी की औसत निकाली है, बच्चे तो गुजर सकते हैं। और अवाम जो है वो भूखों मर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये कापी पेंसिल पकड़ के औसत में लगे हुए हैं कि औसतन अवाम गुजर सकती है। मैं कुर्बान जाऊं उस चीफ जस्टिस पे
जिसने अजब तमाशा लगा दिया, टीवी पे बराह रास्त दिखानी शुरू कर दी। एक अदारा रह गया था जिनकी कोई थोड़ी बहुत इज्जत आवाम के दिलों में थी कि इनके अंदर आपस में एक यकजहती है, यहां एक अखलाकी म्यार है। वैसे तो कौम सारी की सारी अखलाकी पस्ती का शिकार है, इस एक के बारे में था। क्योंकि अदालतों में जब अवाम पेश होती है तो जज सब खड़े होते हैं और वकील साहब पेश होते हैं से झुक के और बड़े मोहतबाना अंदाज में वहां बात करते हैं, और वो समझते थे कि इनकी बहुत इज्जत और तकरीम है, और इसने उस इज्जत और तकरीम का जनाजा निकाल के रख दिया। नंबर 1, हेयरिंग हो रही इंग्लिश में। और मेरे भाई अवाम कितनी इंग्लिश को समझती है, वो तो आप लोगों के अंदाज और स्टाइल को देख रहे हैं। ऐसी नोक झोंक उनको दिखा रहे हैं कि जैसे कुत्ते हड्डी में लड़ रहे हो। अजब तमाशा लगाया हुआ था। उसके बाद ये चीफ साहब आते हैं और चीफ साहब क्या फरमाते हैं, मेरे नाम के साथ चीफ नहीं होगा। और बड़े अरसे से इस बात को लेकर चल रहे थे कि चीफ के पास अख्तियारात नहीं होने चाहिए, यानी सब बराबर होने चाहिए। और उस दिन उस बेंच को लीड ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा कमांडर लीड करता है। हालांकि अख्तियारात में सब बराबर हैं। इंतजामी अमूर में एक उनके ऊपर अमीर होना चाहिए जो शरीयत में भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमात का अमीर नहीं होता उस जमात का अमीर शैतान होता है, फिर शैतान उनको चलाता है। एक तरफ कह रहे हैं कि अमीर नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ उसको इस स्टाइल और इस अंदाज से काजी फायज ईसा साहब चला रहे हैं कि जैसे वो एक जर्नैल हैं और हर बात पे टोक रहे हैं। ये किसको दिखा रहे थे हिरंगी? ये अपनी वाइफ को दिखा रहे थे जिसकी ताबियादारी का हलफ लिया है। अब वो अपनी इंसल्ट समिति को अदालत में आके बैठ के देखे, अब वो घर में बैठ के देखे और जो नुक्ते उन्होंने इसको समझाए थे वो सारे वहां उठा रहे थे। कुछ खुदा का खौफ करो। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, वो आइन की बालादस्ती चाहती है। तुम किन बखेड़ों में पड़ गए? क्या दिखाना चाह रहे थे आप अवाम को, और अवाम देखना क्या चाह? चीफ साहब, अवाम आपकी तरफ देख रही है और आप क्या कर रहे हैं? एक बंदे के पेट में शदीद दर्द हुआ, उसे उठा के डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने पूछा, वो तड़प रहा है तरह से, वो पूछ रहे कि जी इसने खाया क्या है? उसने कहा जी रोटी। उसने कहा जी कि रोटी कैसी थी? तो एक ने कहा जी वो थोड़ी सी कच्ची थी, थोड़ी सी जली हुई थी, तो इसने पकड़ी और खा ली। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसकी आंखों का मुआयना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी दर्द पेट में, अब आंखों, उसने कहा कि मसला तो आंखों से शुरू हुआ है। जिसे जली हुई रोटी नहीं नजर आई, जिसे कच्ची रोटी नहीं नजर आई, पहले इसकी आंखें ठीक करें ताकि आइंदा से ये एहतियात कर सके और देख सके कि रोटी जली हुई है या रोटी कच्ची है। चीफ साहब, हमें ऐसा इलाज नहीं चाहिए। दर्द पेट में है और आप मुआयना आंखों का कर रही हैं। एक और बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की जापान ने की है। वो किसी के मामले में मुदाखलत नहीं करता, वो दुनिया में किसी चुदराहट के चक्रों में नहीं पड़ा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने वाले वो हैं। सबसे खुशहाल अवाम दुनिया के अंदर जापान की है। सबसे हैवी पासपोर्ट उनका है। सबसे ज्यादा अवाम खुशहाल उनकी है। जब दूसरी जंग अजीम में इसे शिकस्त हुई
दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जब कोई मुकम्मल शिकस्त खा जाता है, फातेहीन जब कब्जा कर लेते हैं, उनकी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस सारा कुछ डेड हो जाता है और फातेहीन काबू पा के सारे निज़ाम को संभाल लेते हैं, उनके सारे अदारे, हर चीज खत्म हो जाती है और फकत वो एक गुलाम होते हैं। यही कुछ दूसरे जंगी अजीम में तो 1946 में हुआ। जब मुज़ाकरात होने लगे तो जारी बात है कि मुतालबात तो फातेहीन के माने जाने थे ना। तो इनकी मुज़ाकराती टीम ने क्या कहा कि एक बात हमारी मान लें, बाकी टोटल आपकी मान लेंगे। उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने कहा जी हमारे निसाबे तालीम को ना छेड़ना, बाकी जो जो आप कहोगे हम मान लेंगे। उन्होंने कहा ये तो मसला ही हल हो गया। उन्होंने आगे से कहा कि जी फिर हम यहाँ अकेडमियाँ खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, जदीद तालीम देंगे, क्योंकि जदीद तालीम इंग्लिश को कहा जाता है ना दुनिया में। उन्होंने कहा अकेडमियाँ खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अदारे खोलना, अवाम जिसका दिल करे, हम किसी को नहीं रोकेंगे, वो जाए और जाके पढ़े। उन्होंने कहा जी ठीक है। इतनी पाबंदियां लगाई गई उन पे और हर्जाने के तौर पे बहुत बड़ी रकमें उन पे लगाई गई, हत्ता के कितनी मुद्दत के लिए उन्हें फौज बनाने का, असला बनाने का कोई अख्तियार नहीं दिया गया था और उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको अमेरिका ने फौज मुहैया करनी थी और पे इन्होंने देनी थी और उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी जबान, अपना कल्चर, अपनी तहजीब बचा ली और उसी के बलबूते पे तरक्की करते हुए आज अमेरिका भी उनका मकरूज है। पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक उनके मकरूज है और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, उन्हीं की टेक्नोलॉजी की मरहूने मिन्नत है। उन्हीं की नकल करके यूरोप आगे बढ़ा है और दुनिया में जो जो कुछ भी जदीद हुआ है सारे के सारे उनकी नकल करके आए हैं और हमारी आवाम को पता ही नहीं ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और इंग्लिश पे मैं एक बात बताऊं आपको, क्या पाकिस्तान में, चलो पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, पूरी जुडिशरी में एक बंदा दिखा सकते हैं जिसे इंग्लिश आती है? मैं दावा करता हूं एक बंदा मुझे दिखा दे जिसे इंग्लिश आती है। मेरा एक मुकदमा था 302 का, जब ट्रायल मुकम्मल हो गया 342 का मैंने बयान देना था और फाइनल आर्गूमेंट्स देने थे मेरी, क्योंकि इंग्लिश बहुत वीक है, मुझे शुरू से इंग्लिश पसंद नहीं और बेशुमार हमारे बंदे ऐसे हैं मुल्क के स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पसंद नहीं है और वो कमज़ोर रहते हैं, जैसे तुक्का लगा के वो पास होने के नंबर ले लेती हैं। अब मैंने क्या किया, एक बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल वकील साहब थे, मैंने सारा केस उनको दिया कि मुझे ट्रांसलेट कर दें। उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। अब ट्रायल तो मेरे सामने हुआ था, मुझे एक लफ्ज़ याद था, मुझे कुछ लफ्ज़ों में फ़र्क महसूस हुआ ट्रांसलेट में। मैंने वही पलंदा उठाया एक और वकील साहब को दे दिया, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो मैंने देखा दोनों में फर्क है, मैंने तीसरे को दे दिया। तीसरे का जब आया वो दोनों से डिफरेंट है बाज़ अल्फाज, मैंने चौथे को दे दिया जो सबसे मुझे काबिल लगा। अब चारों में डिफरेंट है। तो मैंने डेट में जज साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि होता भी क्या है जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फिर जब अदालती वक्त खत्म होता है तो वो सारे मुकदमे को उर्दू में ट्रांसलेट करके साथ लगा देते हैं। मैंने जज साहब से कहा कि आप लोग इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो जारी बात है कि वो ट्रांसलेट तो वही होगा ना जो आपके माइंड के मुताबिक है। मुझे अगर उसकी फोटो कापियाँ करवा के दे दी जाएं, मुझे फाइनल आर्गूमेंट्स में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा जी वो तो हम नहीं दे सकते। मैंने कहा कि सर मैं जिससे ट्रांसलेट करवा रहा हूँ वो डिफरेंट है, जिससे करवा रहा हूँ मुनफरद है, दूसरे से अलग है, तो मुझे कन्फ्यूजन है। मैं आपके माइंड के मुताबिक जो ट्रांसलेट है वो मुझे दें। उन्होंने कहा जी कानून में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई तुक्का ही नहीं उर्दू का, यहां तो सिर्फ इंग्लिश चल रही है। वो तो समझे कि एक हम बराए नाम करके अपने पास रख रहे हैं, आप उसे ही फॉलो करें जो इंग्लिश में लिखा है। मैंने कहा मैं इसे खाक फॉलो करूं? मैं जिसको दे रहा हूं वो दूसरे से डिफरेंट कर रहा है, जिसको दे रहा हूं वो दूसरे से डिफरेंट कर रहा है। पाकिस्तान के आप जितनी जुडिशरी है
उनको एक फाइल दें, टोटल वकला, टोटल जस्टिस साहबान को दें। अगर उनमें फर्क ना आया, जो सजा तजवीज करेंगे मैं कबूल करने को तैयार हूं। दुनिया के सारे ममालिक अपनी कौमी जबानों में तरक्की कर रहे हैं। अगर चाइना को देखो, वो गेम वहां थी ओलंपिक्स, पूरी दुनिया के सरबराह ममालिकत आए हुए थे, उनके प्रेसिडेंट साहब अपनी कौमी जबान में बात कर रहे हैं, वो फख्र महसूस करते हैं। हाँ, जापान की एक और बात बता दूं, अमेरिका ने वहां अकेडमियां खोली, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, फ्री तालीम रखी कि यहाँ इंग्लिश सीखो और दुनिया में अपना म्यार बुलंद कर लो। वहां कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा। फ्री किताबें कर दी, सारा कुछ फ्री कर दिया, कोई नहीं आया। साथ उन्होंने वजीफा रख दिया, वजीफा बढ़ाते बढ़ाते एक मुलाजम जितना वजीफा कर दिया, वहां पढ़ने कोई नहीं आया था। इसे कहते हैं कौम। ना मुल्क बनाते वक्त हम कौम बने, ना उसके बाद कौम बने, ना आज तक कौम बने। अगर कोई शख्स आता है हमें कौम बनाने के लिए, तो उसे इस जुर्म में कि उसने कौम बनाने की कोशिश क्यों की, पाबंदे सलासल कर दिया जाता है और अजियत नाक कैद उसको दे दी जाती है। इस कौम का अल्लाह हाफिज है। और मैं आखिरी लफ्ज कह के इत्तफाक करता हूं, इस कौम के गज़ो गज़ब से बच जाओ। इस कौम का जो कहरो गज़ब होगा, अल्लाह पहली उम्मतों पे जो अजाब आते थे वो अपने हाथ में रखता था, लेकिन इस कौम को के लिए अल्लाह ने क्या फैसला किया है कुरान पाक में कि जालिमों के लिए मैंने अपने नबी की उम्मत को अजाब बनाया है। और ये उम्मत जब अजाब की सूरत में इन बड़ों बड़ों पे नाजल होगी, तो इनका नतीजा भी फिर वही होगा जो पहली कौमों का होता आया है। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।